इजराइल की लेबनान पर होने वाले हमलों की आलोचना की है। अब क्या कुछ होगा, और इधर अमेरिका भी पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिन शर्तों के आधार पर, जिन शर्तों को स्वीकार किया था ईरान की शर्तों को, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। पलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी। तो क्या आखिर इसी सवाल ये उठता है कि इसी सीज फायर के लिए, इसी युद्ध विराम के लिए अमेरिका और इजराइल इतनी कोशिशें कर रहे थे। हालांकि ईरान को इस बात की आशंका थी कि ये सीज फायर टूटने वाला है, टूटेगा, चलेगा नहीं, इसीलिए ईरान ने पहले ही दिन कह दिया था कि उसकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। क्या कुछ होगा, इस बारे में जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका। और अगर हम ये जानना चाहें कि ये सीज फायर क्या रहेगा, चलेगा, 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, और एक आपने और ख़बर सुनी होगी कि यहाँ जो पाकिस्तान में ईरानी दूतावास है, उसने ये खबर भी दी थी कि यहाँ पर बातचीत होने वाली है, लेकिन उसने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जिसमें ये खबर दी गई थी। क्या लग रहा है, पाकिस्तान पहले ही दिन से इजराइल का लेबनान पर हमला करना और उसके बाद अमेरिका का उन शर्तों से पलटना और उसका भी उसमें साथ दे देना कि लेबनान पर हमला करना या न करना ये शर्तों में शामिल नहीं है, इसको किस तरीके से देखा जाए? हालांकि ईरान को आशंका ये थी पहले से ही। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है समित राज जी कि इजराइल और अमेरिका पूरे विश्व को धोखा देने के लिए तैयारी कर चुके हैं, और हमारे पूरे विश्व ने कुछ ही घंटे चैन की सांस ली, और शेयर मार्केट ने भी अच्छा रिएक्ट किया, और हमारे देश के लोगों को भी ये लगने लगा कि शायद बुरे दिन चले गए और शायद अच्छे दिन आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जिस प्रकार से पूरे विश्व को अंधकार की तरफ धकेलना चाहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये विश्वासघात न केवल ईरान के साथ किया है, मैनकाइंड के साथ किया है और विश्व के साथ किया है। अब देखिए, ये समय आ गया है, और ये बात बिल्कुल सही है, लेबनान पे जिस प्रकार का अटैक हुआ है और कितने बम उन पे बरसाए गए हैं जी, और उधर से हिजबुल्लाह ने भी जैसे उसका काउंटर अटैक किया है, ईरान के ऊपर भी यूएई की तरफ से बम दागे गए हैं, उनकी रिफाइनरी को शत विक्षत किया गया है। इसका मतलब यह है कि विश्व को शांति से आप जीने नहीं देना चाहते। जी जी, इसका आपकी इंटेंट क्या है? देखिए, इंटेंट क्या है भाई, ये बात समझ में आ गई थी अमेरिका को कि अगर आप इस युद्ध को लंबा बढ़ाएंगे और हॉर्मुज़ अगर रुक जाएगा और बंद हो जाएगा, तो पूरे एशिया के अंदर, जिसके अंदर भारत जैसा देश भी है जो कि अमेरिका को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है, तो ऐसे मित्रों की क्या आवश्यकता भाई? पहले आपने सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, और आज के तारीख में हॉर्मुज़ को दोबारा बंद करवा के आप क्या भारत को बिल्कुल परेशानी के सबब पे पहुंचा देना चाहते हैं? अच्छा, ये जो एक 10 सूत्रीय प्रपोजल दिया था ईरान ने, और जिसपे उसे रिट्वीट भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और पाकिस्तान ने भी जो ड्राफ्ट दिया था उसके अंदर भी ये बिल्कुल मौजूद था। भाई, अगर शांति होगी तो पूरी शांति होगी, और ये भी उसमें बताया गया था कि इजराइल, लेकिन इजराइल को शायद नेतन्याहू को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके अंदर उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, और बाकी लोगों ने इन्वॉल्व होकर उस पर निर्णय ले लिया, और नेतन्याहू नहीं चाहते कि शांति स्थापित हो और विश्व के अंदर शांति स्थापित हो, तो इसलिए उन्होंने ये उल्लंघन कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नेतन्याहू का क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो ये लॉबी है, यहूदियों की लॉबी है जिसके बाद पैसे बरकरार हैं, उसके माध्यम से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी कहला दिया। और जो एक शांति की, और एक हम सोच रहे थे कि शायद 15 दिन और उसके बाद हमारे को एक शांति का माहौल मिलेगा और हर देश अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन नेतन्याहू ने उसमें पलीता लगा दिया और पूरी तरह से विश्व को युद्ध की तरफ झोंक दिया। फिर हॉर्मुज़ बंद हो गया, फिर काउंटर अटैक होने लगे, और सिविलियन इलाके में, लेबनान के अंदर जिन इलाकों पे बम्बार्डिंग हुई है वो सिविलियन इलाके हैं जी, और उसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग वहां पे वो मरे हैं, और कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी अनगिनत लोगों के साथ हुआ है। तो अगर आप किसी भी देश के अंदर इस प्रकार का अटैक करेंगे तो काउंटर अटैक भी होगा। ईरान ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, और आपने देखा कि मार्केट एक दिन 3% बढ़ा और अगले दिन 1.5% गिर गया। जी बिल्कुल, तो हम लोगों को जो क्रूड ऑयल की कीमतें भी जो
कम हुई थी वो फिर से बढ़ गई। अच्छा, एक चीज़ जो आपने ये कही है, ये बात, इसकी चर्चा अब जो इजरायली मीडिया है, आज सुबह मैं देख रहा था, वहाँ भी जो तमाम अखबार हैं, वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर अब वहाँ नेतान्याहू को ज़बरदस्त तरीके से कोस रहे हैं कि भाई आपको हासिल क्या हुआ, ईरान पर हमला किया, इतनी तबाही मची है इजराइल पर, पिछले 1.5 महीने से लोग बंकरों में रह रहे हैं, भाग रहे हैं, उसका हासिल क्या है। दूसरी ओर इस बात को लेकर भी वहाँ चर्चा है कि इस पूरे लूप में कहीं आपको रखा नहीं गया, इजराइल को रखा नहीं गया, यानी पश्चिम एशिया में जो एक तरीके से इजराइल का दबदबा होता था, वो दबदबा तो ख़त्म हो गया, वो सीधे अमेरिका का की एक बी टीम के तौर पर वहाँ पेश किया गया है। तो ये झुंझलाहट और ये फ्रस्ट्रेशन भी लगता है कि जो लेबनान पर तुरंत उन्होंने सीज फायर के बाद, घोषणा के बाद हमले कर दिए हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी ये झुंझलाहट भी दिखा रही है। और दूसरी ओर अमेरिका खुद भी जब सीज फायर की शर्तों से अब पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर हम लोग 28 फरवरी को याद करते हैं, जब इजराइल के दबाव में, नेतान्याहू के दबाव में ज़बरन इस लड़ाई में ट्रंप को कूदना पड़ा था। तो ये दबाव, इसका मतलब अभी भी नेतान्याहू का जो दबाव है और जिस दबाव में अमेरिका को युद्ध में झोंकने के आरोप उनके देश में लग रहे हैं, वो दबाव अभी भी लग रहा है कि कायम है, नेतान्याहू का दबाव, और उसमें वो इन शर्तों से भी पलटने को मजबूर हो जा रहे हैं। देखिए समितराज जी, कल आपने ये प्रश्न पूछा था और हमने यही डिस्कस किया था जी। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय सेठ का मोदी जी के ऊपर एक पूरा कंट्रोल है, उसी प्रकार से वो जो यहूदी लॉबी है उसका पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप पे है। और क्योंकि इजराइल उसका प्रणेता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वो कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी फंडिंग उससे रुक जाएगी। तो मेरे को कल भी आशा नहीं थी, लेकिन ईरान के लोग बुद्धिमान हैं, जिसकी मुझे अपेक्षा थी कि उनको बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का धोखा था। उस धोखे के तहत जाके, अच्छा, ईरान ने बहुत अच्छा काम ये किया, ओमान को भी अपनी तरफ से जोड़ लिया। भाई मानी बात है कि अगर ओमान और इसमें इतना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट ईरान को होता, और मानी बात है उसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। अगर ये लड़ाई शुरू न होती, मान लीजिए समितराज जी, ये लड़ाई शुरू न होती, तो लूजर जो था ईरान था, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, भारत उससे तेल खरीद नहीं रहा था, और केवल चीन उससे तेल खरीदता था। अच्छा, ये भी उसने कंडीशन लगा दी कि जो भी ये लेवी लेंगे और जो भी टोल टैक्स लेंगे, ये युआन के अंदर लेंगे, डॉलर पे नहीं लेंगे और किसी दूसरी देश की करेंसी में नहीं लेंगे। तो अमेरिका को ये भी लग गया कि ये तो दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जो युद्ध इन्होंने स्टार्ट किया, उसका बेनिफिशियरी कौन है? उसका बेनिफिशियरी ईरान है, उसका बेनिफिशियरी रूस है, कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, फिर वो युआन में पेमेंट लेंगे, जो डॉलर की सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी। तो चीन को फायदा होगा, रूस को फायदा होगा, ईरान को फायदा होगा। लेकिन अब मुझे लगता है समितराज जी, जो ये नेटो के देश, यूरोप के देश ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको तुरंत इजराइल से अपने सारे संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप गांधी के देश के हैं, अगर आप बुद्ध के देश के हैं, तो माननीय मोदी जी, इजराइल से सारे संबंध विच्छेद कर दीजिए। एप्स्टीन फाइल को भूल जाइए, जो आपके पास पेगासस का सॉफ्टवेयर है उसको भूल जाइए, लेकिन संबंध विच्छेद कर दीजिए। क्योंकि जो हमारे देशवासियों ने कुछ घंटे की राहत की सांस ली थी, वो दोबारा परेशानी में पड़ गए हैं। और दोबारा लोग सोच रहे हैं कि जब शांति की बयार बहनी शुरू हुई थी, उस समय इजराइल ने, जिसको एक बहुत बड़े नेता ने वहां जाके फादरलैंड बताया था, उसने जिस प्रकार के विश्व के साथ धोखाधड़ी की है, उससे पूरा विश्व आतंकित है, आशंकित है। और इस पे रोक लगाना, और ऐसे रोग लोगों पे रोक लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। विश्व को, सारे देश के सब लोगों को इसमें बिल्कुल एकजुट होकर इजराइल को बायकॉट करना चाहिए, उसे अलग करना चाहिए। और मैं भी ये चाहूंगा कि मोदी जी 2-4 ब्रह्मोस जो है वो छोड़ दें इजराइल के ऊपर, और इजराइल को खत्म कर दें, जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। अब ये विश्व में शांति स्थापित होने की संभावना अभी तो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से बड़ी मुश्किलों से ये सीज फायर हुआ, और सीज फायर लागू हुआ भी नहीं था कि वो फिर से उसका उल्लंघन हो गया और लड़ाई की आशंका फिर से बढ़ गई। उधर लड़ाई चल ही रही है, कहने का मतलब जो लड़ाई अभी तक 40 दिन से चल रही थी वो लड़ाई। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लेबनान को लेकर कि लेबनान इस समझौते में शामिल था या नहीं था। शहबाज शरीफ का ट्वीट बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, शहबाज शरीफ
के ट्वीट का ड्राफ्ट कहां से आया था, अब पूरी दुनिया को इसमें भी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने वही ड्राफ्ट ट्वीट कर दिया था, बाद में जब पता लगा तो उन्होंने पलट कर किया, यानी वो चीज़ लिखी भी वहीं गई थी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान भी जब इजराइल को कह रहा है कि बहुत डांट डपट रहा है कि बहुत गलत किया, हम इसकी निंदा कर रहे हैं और आपने सीज फायर का वायलेशन किया है, तो पाकिस्तान की ये जो डांट फटकार है इसकी स्क्रिप्ट कहां से दिखाई पड़ रही है? समित्रा जी, ये बताइए कि विश्व शांति चाहता है जी। विश्व ये कहता है कि लेबनान भी इजराइल पे अटैक ना करे, इजराइल भी पैलेस्टीनियंस पे अटैक ना करे, कोई किसी पे अटैक ना करे। अब ये थोड़ी है कि अगर मान लीजिए वहां पे आपने उस पे नाम किसी देश का नहीं है तो वो बांग्लादेश पे या नेपाल पे या भारत के ऊपर बम बरसाना शुरू कर देगा इजराइल। भाई, हमें शांति की आवश्यकता है, हमको विश्व शांति की आवश्यकता है, हमें विश्व कल्याण की आवश्यकता है। तो जब एक आशा जग रही थी, और अभी तो नेगोशिएशन शुरू होके कोई अकॉर्ड तो हुआ नहीं था, अकॉर्ड के समय अमेरिका वहां पे आता, उसमें ईरान जाता और सब मध्यस्थ लोग आते, तुर्की आता और ये लोग सब आके उसमें डिसाइड करते और उसके बाद मतैक्य बना के एक ऐसा समझौता होता जिससे विश्व को शांति। अब ये बताइए, हमारे देश के लोगों को, मेरे को भी आशा बनने लगी थी समित्रा जी, कि जो लोग शहर छोड़ छोड़ के बेचारे गांव चले गए हैं, जिनकी रोजी रोटी ठप हो गई है और जिनको अपनी दुकान और अपना घर चलाने में परेशानी हो रही है, मुझे लगा कि चलिए 37-38 दिन हो गए, उसके बाद शायद परिस्थिति 5-6 दिन के अंदर ऐसी बन जाए, अगर हॉर्मोज खुल जाए और तेल और गैस आने लगे, तो उसके बाद हमारे देश के गरीब लोगों पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। तो मानी बात है कि इस समय सारे क्रोध का अगर कोई केंद्र है जिसने सारे शांति के प्रयासों को वो कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है, तो केवल इजराइल है। और इजराइल को फादरलैंड कहने वाले लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि इजराइल के साथ मत खड़े होइए। ये एक प्रकार के भस्मासुर हैं जिसने विश्व शांति को बिल्कुल विनाश की ओर ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये अब वही बात है कि आखिर जो अमेरिका को दिखाई पड़ रहा है कि अब इजराइल विश्व शांति के लिए खतरा है, यहाँ पर एक तरफ वो शांति स्थापित हो रही है, लेकिन वो लेबनान पर हमले करके ये बता रहा है कि नहीं, हम तो शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। मैं वो यही जानना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान भी उसको इस बात के लिए जलील कर रहा है, तो क्या अमेरिका एक और लेबनान शामिल है या नहीं है इस मामले में, इजराइल के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के ज़रिए उसकी निंदा भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कतई नहीं ये चाहेगा कि ये किसी तरीके से हुआ सीज़ फायर ये टूट जाए, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से वहाँ ट्रंप के ख़िलाफ़ पूरी जनता दिखाई पड़ रही है, वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ दिखाई पड़ रही हैं, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था तबाह हुई है इस पूरे युद्ध के दौरान, उसको देखते हुए वो तो दोबारा से युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो ये क्या डबल गेम अमेरिका की तरफ से खेला जा रहा है इजराइल के साथ? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे निंदा नहीं कर देगा। देखिए समित्रा जी, आपको लगता है कि अमेरिका, देखिए जो ये 10 सूत्री बात हुई और जिसको ट्वीट किया गया, रिट्वीट किया गया, और जो एक माहौल बना, उस माहौल से ये बिल्कुल स्पष्ट मैसेज चला गया पूरी दुनिया के अंदर कि ईरान ने अपनी शर्तों के ऊपर एक प्रकार का ये समझौता करवाया है जी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ज्यादा भारी पड़ गई। भाई, बिना बात के लिए तो आपने युद्ध शुरू करवा दिया इजराइल से, उसकी आपने निंदा नहीं की, आप उसमें भी कूद पड़े, अपने जो एयर बेसेस थे उनसे भी आपने अटैक कराना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपके एयर बेसेस जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उनके एयर बेसेस पे काउंटर अटैक होना शुरू हो गया, तो आपने फिर ये युद्ध समझौते की बात की। समझौते में भी जो मैसेज चला गया पूरे विश्व को, ये चला गया कि डोनाल्ड ट्रंप की हिटी हो गई और अमेरिका की हिटी हो गई, ये तो और ज्यादा नुकसानदायक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर इस प्रकार से मैसेज ये चला गया कि ईरान ने अपने टर्म्स पे करा दिया, ये हॉर्मुज को भी वो तब खोलेंगे और उसके बाद उसकी जो आवक है उस पर लेवी भी लेंगे, उस पर टोल टैक्स भी लेंगे, और टोल टैक्स और लेवी भी इतना ज्यादा होगा कि ईरान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुधर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा यह है कि युद्ध को जारी रखो, और इसमें मैं बिल्कुल मानता हूं कि इजराइल ये नहीं किया है, ये अमेरिका के इशारे पे हुआ है, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि अब उनके लिए वो स्थिति बन गई है कि युद्ध को वो रोक भी नहीं सकते और युद्ध को चालू भी नहीं रख सकते। इसलिए उचित यह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप के कंट्रीज है, जो भारत है, जो चीन है, उसे रूस है, सबको नॉर्थ कोरिया है, सबको ये एक चेतावनी दे देनी चाहिए इजराइल को कि अगर इस तरह की गुंडागर्दी आपने चालू की
तो नॉर्थ कोरिया से एक मिसाइल जाएगा, एक भारत से जाएगा, एक चीन से जाएगा, रूस से जाएगा और तुम्हारा नक्शो मिटा देंगे, जिससे तुम पूरे विश्व को अशांति की तरफ नहीं ले जाओगे। देखिए, ईरान वाले इस बात से सजग थे और ये हमको लग रहा था, क्योंकि इजराइल जो है लड़ाई शुरू करके भी इसने अमेरिका को भी फंसाया था, पूरे विश्व को फंसाया था। और इस प्रकार से आप देखिएगा समित राज जी, हमारे देश के अंदर जो अभी, और ये भी एल नीनो के बारे में बताया जा रहा है, इस बार वर्षा कम होने की संभावना है, फर्टिलाइजर की कमी और उसके बाद ये वर्षा की कमी, किस प्रकार की दुर्वस्था अव्यवस्था देश के अंदर पैदा हो सकती है। और इसमें इजराइल ने एक बुझी हुई आग पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई है। इसलिए इस सारे पूरी चीज में केवल अगर कोई दोषी है इजराइल है, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के इशारे पे इजराइल ने किया है, क्योंकि ये जो मैसेज चला गया था ये अमेरिका इजराइल दोनों के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक। लेकिन अगर ये अमेरिका की ओर से किया गया है तो अब मुझको ये बताएं कि पहले से ही अलग थलग पड़ा अमेरिका इस मामले में, अगर वो सीज फायर को वायलेट करता है, निश्चित तौर पर ये बात आप सही कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कुछ हो रहा है तो वो अमेरिका का उसमें वो समर्थन कहीं ना कहीं है भी, और वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि जो इजराइल कह रहा है वो सही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि जो एक अलग थलग पड़ा हुआ था अमेरिका, उस और ईरान के प्रति सिंपैथी पूरी दुनिया की दिखाई पड़ रही थी, तो वो तो फिर और बढ़ेगी और अमेरिका और ज़्यादा अलग थलग पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जो बात आप ये कह रहे हैं कि यूरोपियन देशों की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि आधिकारिक रूप से वो बहिष्कार करें या कोई बड़ा कदम उठा लें, क्योंकि नेटो को फिर बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये क्यों करेगा, ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है ना। नहीं, देखिए, ये जो यूरोपियन देश कर रहे हैं ये जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। हाँ, अभी बिल्कुल वही कर रहे हैं, सही बात है। ये जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल कोई कर रहा है तो रूस और चीन कर रहे हैं जी, और जो उन्हें करना चाहिए। मानी बात है कि सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए। और आप चीन की आदत जानते हैं, चीन बोलता नहीं है, चीन करता है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, करते नहीं है, करते हैं तो बोलते नहीं है। पता नहीं, उनका तो बिल्कुल व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। तो रूस चीन तो वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में अगर यूरोपियन देश केवल ये ट्वीट करना और इस प्रकार के स्टेटमेंट देना जैसे कि वो अमेरिका के खिलाफ हैं, एक स्टेट मैसेज दें जी, और एक स्टेट मैसेज दें कि अगर इजराइल को आपने कंट्रोल नहीं किया तो हम पूरी तरह से ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे, और फिर लड़ना तो आप विश्व लड़ लीजिए, क्योंकि या तो विध्वंस होगा तो पूरा विध्वंस होगा, नहीं तो शांति स्थापित होगी। और हम ये चाहते हैं कि केवल शांति स्थापित हो, कोई किसी पे अटैक ना करे। बल्कि मैं तो ये भी चाहूंगा रूस का जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर वो भी बंद होना चाहिए। वेनेजुएला को भी उनके राष्ट्रपति को दोबारा छोड़ के वहां पे वो अपनी सत्ता संभालें। क्यूबा पे भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए अपनी। और आपको ये भी पता होगा समित राज जी, इजराइल ने आज तक अपनी सीमाओं की व्याख्या नहीं की है। इजराइल व्याख्या इसलिए नहीं करता है कि वो विस्तारीकरण करता है, दूसरे देशों की जमीनों को निगलता है और पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है। अरे ये तो वही स्थिति हो गई, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और भीष्म पितामह कर्ण और सारे लोग जो हैं चुपचाप बैठे हैं, यहां तक कि पांडव सिर झुका के चुप बैठे हुए हैं। तो इस समय जो भी मूक दर्शक है, जो भी उन पांडवों की तरह और कौरवों की तरह सिर झुका के बैठा है, जब इस प्रकार का चीरहरण हो रहा है, विश्व को शांति की तरफ धकेला जा रहा है, ये सब अपराधी लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष को, हमारे मोदी जी को भी खुल के ईरान के समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने जितना दुख हम लोगों को दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और इतना सैडिस्टिक प्लेजर उन्होंने भारतवर्ष से लिया है, क्योंकि हमारी आत्मा को चोट पहुंचती है जब वो मोदी जी को कहता है कि इनका मैं कैरियर बर्बाद कर दूंगा, और अगर जो राष्ट्रीय सेठ को बंद करना है तो कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन हम शांति के देश के लोग हैं, हम बुद्ध और गांधी के देश के लोग हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मेरी प्रार्थना है, इजराइल का साथ छोड़ दें, क्योंकि वो रामचरितमानस से भी कहा गया है, कुसंगति रहीमन नीचन संग बसी, लगत न कदम कई काय, दूध कलारन हाथ लग, मत समझाए सप्ताह। तो ये खराब लोगों की संगत को छोड़ दीजिए, धर्म के साथ रहिए और सत्य के साथ रहिए, क्योंकि विश्व जिस इस समय अंधकार की ओर कुछ घंटों के बाद दोबारा डूब गया है। समित राज जी, आप किसी से भी इसका विश्लेषण करवा लीजिए, इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मेरे देश की, मेरी भारत माता की होगी, क्योंकि हमारे 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा रहते हैं।
अगर यूरिया नहीं मिला, अगर फर्टिलाइजर सप्लाई नहीं हुई, अगर जी। मेडिसिन की सप्लाई नहीं हुई, अगर लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले और उसके बाद इनको 5 किलो अनाज भी नहीं देना पड़ा, सबसे ज्यादा मेरा देश भुगतेगा। इसलिए इस समय दुष्ट जो भी जिसने इस युद्ध विराम को, जिससे आशा बंधी थी, जिसने भी तोड़ा है, उसको भारत को और भारत जैसे महान देश को और मोदी जी जैसे विश्व गुरु को एक झटका देना चाहिए और इजराइल को कहना चाहिए अपना पेगासस वापस ले जाओ, जो तुम्हें करना है एप्स्टीन फाइल में करो, लेकिन अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब खुल के हम तुम्हारा विरोध करेंगे। एक बहुत बार बार आपने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अगर ऐसा कर भी देते हैं तो आपको क्या लग रहा है? अब जिस तरीके से भारत के महत्व को एक वैश्विक राजनीति में कमतर किया गया है, वो पाकिस्तान की ओर से भले वो ड्राफ्टेड मैसेज आया हो, कैसे भी आया हो, लेकिन एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने अपने को स्टैब्लिश कर लिया है। वहाँ अब मीटिंग्स हो रही हैं। तो अब ये फिर से वही बात आती है कि हमारी जो विदेश नीति है वो कहाँ पर पहुँच गई है। अब हम अपने स्टैंड को बदल भी लेते हैं तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना उसको ईरान मानेगा, कितना उसको विश्व जनमत उसको मानेगा, दूसरे देश कितना मानेंगे। क्रेडिबिलिटी भी तो एक बड़ी चीज़ होती है ना, क्योंकि अभी तक की जो विदेश नीति रही है वो जो रही है उसमें हमारी अपनी एक हमारा स्टैंड होता था, हमारी एक पहुंच होती थी, हमारी बात का एक वज़न होता था। लेकिन इस वाले मामले में तो हमको बिल्कुल कह दीजिए कि एक किनारे कर दिए गए हैं। हमने खुद ही अपने को एक किनारे कर लिया है। देखिए सुमित्रा जी, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कह सकते कि हम भारत को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए वास्तविकता नहीं, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इग्नोर कर सकता है। मैंने इसीलिए ये लाइन जोड़ दी है कि हमने खुद ही अपने को इस तरह से साइड लाइन कर लिया है। अपनी जो हमारी पॉलिसी है उन पॉलिसीज को बदल कर क्यों बदल दी हमने, यही सब बड़ा सवाल है। मैं ये बात कह रहा हूं, वैसे तो भारत की जो अहमियत है वो कहीं से कमज़ोर नहीं होने वाली है, लेकिन कमज़ोर तो दिखाई पड़ रही है ना। और जो आपका महत्व होना चाहिए जी, पॉलिसी तो हमने बदली है ना भाई। 100 साल पुरानी हमारी पॉलिसी थी रूस से मित्रता की। आपने रूस से मित्रता खत्म कर दी और आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए। फिर ब्रिक कंट्रीज ने निर्णय लिया कि हम अमेरिका की जो एक डॉलर की सुप्रीमेसी है उसको खत्म करेंगे और अपनी लोकल करेंसी में सारा ट्रेड करेंगे, चेयरमैन होने के बावजूद। तो आप स्टैंड चेंज करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है आपने स्टैंड चेंज नहीं किया। आपने रूस के प्रति अपना स्टैंड चेंज कर लिया। अच्छा, फिर आपने ईरान से अपना स्टैंड चेंज कर लिया। अच्छा खासा आपको रूस से डिस्काउंट पे तेल मिलता था, आपने स्टैंड चेंज कर लिया ना। लेकिन कल्पना कीजिए भारत आज कहे कि हम ईरान से और रूस से तेल खरीदेंगे, हम पूरा तेल खरीदेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम गल्फ कंट्री से भी तेल नहीं खरीदेंगे, हम केवल ईरान और रूस से खरीदेंगे और युआन में पेमेंट करेंगे और हमारा एक लोकल करेंसी होगी उसमें पेमेंट करेंगे और अमेरिकन लॉबी से हम दूर है। अमेरिका से हमें फायदा क्या हो रहा है ये बता दीजिए आप। तो यही तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो वही है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। मिश्रा जी, आपको भी पता है एप्स्टीन फाइल में नाम है और राष्ट्रीय सेठ फंसा हुआ है। तो फिर वही बात तो वही है ना कि आखिर हमने अपना स्टैंड बदला है, उससे भारत का कोई फायदा नहीं है, ले देकर भारत का नुकसान ही है। भारत का नुकसान न केवल आर्थिक रूप से हो रहा है, तमाम तरीके से हो रहा है। हमारी जो एक वैश्विक स्थिति रही है उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम उस चीज को करने पर बाध्य हैं। यही सवाल तो यहां इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब न तो संसद में दिया जा रहा है, न बाहर दिया जा रहा है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम अपने स्टैंड को बदल भी लेते हैं तो इतना ज्यादा हमने अपनी पॉलिसी को ढुलमुल बना दिया है कि बहुत वो अब भरोसे लायक ही नहीं रही है। उसका कोई महत्व ही नहीं है कि अगर मान लीजिए भारत कहने लग जाए, इजराइल की निंदा करने लगे इस हमले को लेकर, जैसा कि अब पाकिस्तान तक कर दे रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा। देखिए फर्क तो पड़ेगा आज के तारीख में, क्योंकि बाकी दोनों लॉबीज जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। आज के तारीख में बिल्कुल स्पष्ट है कि नेटो देश तो नाटक कर रहे हैं, मुंहजबानी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन दिल से वो इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। पाकिस्तान भी बदमाशी कर रहा है, वो दिल से अमेरिका और इजराइल के साथ है। लेकिन आज के तारीख में यह भी की बात है कि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तुर्की भी करीब करीब ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो भारत इस समय बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, और अगर भारत इस समय बैलेंसिंग एक्ट कर देगा तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी आर द डिफरेंशिएटर। 40% इधर है, 40% उधर है। अगर हम 20% इधर से निकल के उधर चले गए तो पूरी
वर्ड की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जी। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। अच्छा, इसी में आपने समितराज जी दधीची के बारे में सुना होगा। दो आचार्य दधीची थे, वो मानी बात है कि बड़े पूजा पाठ में बैठे रहते थे, भगवान के भजन कीर्तन में बैठे रहते थे, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी। दैत्यों और असुरों और उनका देवताओं का युद्ध चल रहा था, तो दैत्य जीतने लगे और वो हारने लगे देवता। वो गए दधीची के पास हाथ जोड़ के कि महाराज, अपने अगर आप प्राण त्याग दें तो आपकी हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे और दैत्यों को हरा देंगे। हरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए राष्ट्र हित में, विश्व के हित में। मैं कल्पना करता हूं अगर महामानव पद से त्याग पत्र दे दे, मान लीजिए, अरे जो नया आदमी आएगा उसकी कोई मजबूरियां थोड़ी होंगी। भाई अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मुझे क्या मतलब कौन राष्ट्रीय सेठ है, किस राष्ट्रीय सेठ के, क्योंकि मेरा तो कोई पैसा लगा हुआ नहीं है, मैंने तो 1 रुपए का शेयर राष्ट्रीय सेठ की कंपनी में नहीं खरीदा हुआ है। मैं कहूंगा उठा ले जाओ यार, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। एब्स्टीन फाइल में मेरा नाम नहीं है, तो मैं तो खुल के खेलूंगा। मैं तो कहूंगा जो भारत के हित में है, जो विश्व के हित में है, जो विश्व कल्याण के लिए युद्ध रुकना चाहिए। और ये आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, और क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं इसलिए पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी छोड़ दीजिए। मैं नया प्राइम मिनिस्टर हूं, आई टेक ए स्टैंड, आई स्टैंड विद ईरान। जी बिल्कुल ठीक है। ये अपने फोड़िए, हमारे पास भी ब्रह्मोस है, हम भी फिर आपके ऊपर जब ब्रह्मोस दागेंगे ना तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जी, लेकिन अब ये अब इस स्थिति को जो देख रहे हैं हम लोग कि अब मध्य पूर्व में स्थिति फिर से बिगड़ती दिखाई पड़ रही है, और अगर फिर ये वायलेशन इसी तरीके से होता रहा और ईरान ने भी बहुत ही तल्ख शब्दों में चेतावनी दे दी है, तो क्या देख रहे हैं, ये फिर से शुरू हो जाएगा जो, यानी ये युद्ध विराम 2 हफ्ते के बजाय ये 2 दिन का भी नहीं रहेगा? ये इससे ज्यादा भयंकर रूप ले लेगा अगर इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया, और इसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं किया। ये जो धोखाधड़ी हुई है ये पिछले युद्ध से ज्यादा भयंकर होगी, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, हमने लैंडमाइन बिछा देंगे, पूरा आवागमन रोक देंगे, और अब रुक गया है, पूरा आवागमन रुक गया है। और अब उसके पास एक जेन्युइन रीजन है, ही हैज ए जस्टिफिकेशन कि हमने तो खोल दिया था, हमने कह दिया था खोल देंगे। और जब आप लोग $60 का जब क्रूड हो जाता है $115 का, और उसमें आप लोगों के बाछे वो दिमाग हिलने लगता है, तो अगर ये हरमुज खुल जाएगा और $115 से घट के ये $80 हो जाएगा, तो अगर हम टोल टैक्स ले भी लेंगे तो भी विश्व को सस्ता मिलेगा। जी, तो इसका मतलब यह है इजराइल ने विश्व को फिर युद्ध किया, और इस बार का युद्ध जो है बड़ा भयंकर होगा। तो इस समय एवरी सेन एलिमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, एवरी कंट्री हेड हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रेस्टोरिंग पीस इन द वर्ल्ड। और इस समय जो भी चुप बैठा है वो उसी प्रकार से दोषी है जैसे भीष्म पितामह थे, कर्ण थे और बाकी लोग थे। इस समय जो भी चुप बैठा है और जो भी सताए गए लोगों के साथ नहीं खड़ा है, ये नौबत समितराज जी सबके ऊपर आएगी। अगर इस पागलपन को नहीं रोका गया, ये सबके ऊपर आएगी, और मेरा भारत माता के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा कारण होगा। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम चुप बैठे थे ना, हमने वेनेजुएला ले लिया, हमने क्यूबा को वो कर दिया, हमने ईरान को ले लिया, इराक को पहले ही ले लिया था, लीबिया को ले लिया, अब भारतवर्ष को भी ले लेते हैं। जी तो बिल्कुल, तो ये अब विरोध करना सबका कर्तव्य है। बिल्कुल, और बहुत ही एक खतरनाक रास्ते पर दिखाई पड़ रही है दुनिया की स्थिति, क्योंकि और इसके लिए निश्चित तौर पर अगर दोषी ठहराया जाएगा अब तो इजराइल को ठहराया जाएगा, क्योंकि जब युद्ध विराम हो गया है, शांति वार्ता चल रही है, और उस बीच में उसको तोड़ते हुए वो लेबनान पर आक्रमण कर रहा है, हमले कर रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, चूँकि अमेरिका का भी रुझान जो दिखाई पड़ रहा है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि वो मजबूरी उसकी चाहे हो, चाहे जानबूझकर उसकी कोई स्ट्रेटजी हो, इजराइल के साथ ही दिख रहा है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन हाँ जी, बता। मेरा एक निवेदन है, आपके माध्यम से एक निवेदन है, माननीय मोदी जी से एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। जी, आप खड़े कहाँ हैं? आप कौरव पक्ष के साथ खड़े हैं, पांडव पक्ष के साथ खड़े हैं, आप खड़े कहाँ हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, ये बता दें मोदी जी आप कहाँ खड़े हैं? भारतवासी तो ईरान के साथ खड़े हैं, इजराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मोदी जी एक बार अपने मुखारबंद से बता दीजिए, थोड़े इलेक्शन, अब तो 3 स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट भी हो गए हैं, तो वहां से आप फुर्सत पा गए होंगे, एक ट्वीट कर दीजिए कि आप कहां खड़े हैं, गुंडों के साथ खड़े हैं
के शरीफों के साथ खड़ा है। वही कहने वाला था कि अभी तो वो चुनाव में खड़े हैं, चुनाव में जो खड़े हुए उनके नेता हैं, उनके प्रचार में बिजी हैं, पूरी दुनिया कहाँ है, अभी शायद इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन जब ध्यान जाएगा तो कोई बड़ा कदम शायद वो उठाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद ये दोनों ही देश खामोश हो जाएं, यानी अमेरिका भी, इजराइल भी और ईरान भी। लेकिन वो एक कल्पना ही है, वो होता है या नहीं होता है। अभी की स्थितियां जो दिखाई पड़ रही हैं वो बड़ी भयावह दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ईरान ने भी बहुत ही तल्ख शब्दों में चेतावनी दी है, और चेतावनी अगर दी है तो ईरान की चेतावनी वो गीदड़ भभकी नहीं होती है। 40 दिन की लड़ाई में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया है, और ताकत भी उसमें है, संसाधन भी है, ये भी हमने देख लिया है। तो अब कैसे ये लड़ाई रुक पाएगी, आगे जो शांति वार्ता बढ़ेगी, कोशिश यही होनी चाहिए कि ये शांति वार्ता बढ़े, लड़ाई रुके। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं तो इस पर संदेह होता है। बहरहाल क्या कुछ होगा देखेंगे, लेकिन बहुत तमाम जानकारी आपने दी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निगाह यही रहेगी और हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि लड़ाई जल्दी रुके और ख़त्म हो जाए, पूरी तरीके से रुक जाए। लेकिन अंतिम फैसला तो उन्हीं को करना है जो लोग